नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि उत्तराखंड में पिछले 20 सालों से पलायन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर अलग राज्य बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा ना तो पर्याप्त नौकरियों की व्यवस्था की गई और ना ही वहाँ पर लोगों को स्वरोजगार करने का कोई अवसर दिया। यद्यपि उत्तराखंड प्राकृतिक संपदा का एक बहुत बड़ा भंडार है और वहाँ पर लाखों जड़ी बूटियाँ का भंडार है, जो कि हमारे पूर्वजों ने काफ़ी समय तक अध्ययन करने के बाद आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा समस्त उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि समस्त पर्वतीय राज्यों में जड़ी बूटियों से ही उपचार किया करते थे। और चाहे किसी को चोट लग गई या कोई पेट की बीमारी है या कोई हड्डियों का रोग है या कोई अन्य कोई ऐसी बीमारी है जिसका कि आज की डेट में एलोपैथ में भी इलाज नहीं है, उन बीमारियों के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता था। वहाँ पर ब्राह्मण न केवल पूजा पाठ का काम करते थे बल्कि विभिन्न आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संग्रह करके उनसे अनेक प्रकार की दवाइयाँ बना करके लोगों का उपचार करते थे। मुझे याद है, आज से 40 साल पहले यदि हमारे गांव में कोई बीमार होता था तो किसी डॉक्टर या किसी एलोपैथ क्लिनिक में जाने के बजाय गांव के वैद्य जी को बुलाया जाता था, वही उसका उपचार करते थे। लेकिन पिछले 30 सालों में यह पद्धति धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इसका मुख्य कारण है कि पहाड़ों से जो नई युवा पीढ़ी है उसने लगातार पलायन किया और शहरों में जाकर के जो उनके पूर्वजों ने ब्राह्मण की वृत्ति का जो कार्य किया था छोड़ करके अन्य किसी काम में, किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में पलायन के कारण लोगों ने खेतीबाड़ी का काम भी छोड़ दिया। तो जो उत्तराखंड में खास तौर पर टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी में जो राजा के टाइम पे जो प्रणाली थी वो अब विलुप्त हो गई और अब ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए ही अपने आप को सीमित कर चुके हैं और जो वैद्य का काम था वो छोड़ दिया। इसका इस परिवर्तन के कई कारण हैं, उन पे मैं अभी भविष्य में प्रकाश डालूंगा। आज मैं अपनी युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे पूर्वजों की उस धरोहर को फिर से पुनर्जीवित करिए। उत्तराखंड में जो विभिन्न जड़ी बूटियां हैं उनके विषय में फिर से ज्ञान हासिल करिए और उनको पुनर्जीवित करने के लिए आयुर्वेद की शिक्षा भी प्राप्त करिए। आयुर्वेदिक फॉर्मल BAMS या BHMS या जो आयुर्वेदिक डिग्री है, यदि फॉर्मल डिग्री आपके हाथ में होगी तो आपको कई जड़ी बूटियों का ज्ञान होगा और आप आधुनिक रूप से लोगों का उपचार कर सकेंगे। यदि हमारी युवा पीढ़ी आयुर्वेद से संबंधित सभी व्यवसायों को अपनाएं तो उसमें भी स्वरोजगार के कई मौके हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सक तो है ही, उसके साथ पंचकर्मा करवाने के लिए सहायकों की ज़रूरत होती है। साथ ही आयुर्वेदिक में फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई वैद्य है तो उसके साथ उसके सहायक की ज़रूरत पड़ती है और वही सहायक धीरे धीरे वैद्य भी बन जाते हैं, क्योंकि वह पद्धति ऐसी थी कि जो कि हमारे सैकड़ों पीढ़ी से चली आ रही थी और पीढ़ी दर पीढ़ी वैद्य अपनी जो शिक्षा थी या जो ज्ञान था उसको अपने शिष्यों को हस्तांतरित करते थे और उसका लाभ पूरे समाज को मिलता था। मेरा एक अटूट विश्वास है कि यदि आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का ज्ञान हासिल करके उनको उगाने का काम उत्तराखंड में या अन्य पर्वतीय राज्यों में किया जाए, जैसे कि केरला में बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो रोजगार के अपार मौके अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि बाबा रामदेव जी ने अपना पतंजलि योग पीठ, पतंजलि का संस्थान जो है उसकी स्थापना उत्तराखंड में ही की थी और उसका उद्देश्य भी यही था कि पहाड़ों से मिलने वाली जड़ी बूटियों का वहाँ पर शोधन करके, प्रोसेसिंग करके नई नई दवाइयों का उत्पादन करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। आज पतंजलि संस्थान सैकड़ों टन एलोवेरा खरीदता है, सैकड़ों टन जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं, लेकिन मुझे
लगता है उत्तराखंड से उसका 5 से 10% भी नहीं मिलता होगा। उत्तराखंड में यदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाए तो वहाँ पे जैविक उत्पादन हो सकता है और उसकी जो शुद्धता होगी वो अन्य प्रदेशों में उत्पादित जड़ी बूटियों से कई गुना अच्छी होगी और उसके अच्छे दाम भी मिल सकते हैं यदि कोई इसमें सक्रिय रूप से काम करे। साथ ही जितने भी वहाँ पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिए उनके नई नई किस्म का उत्पादन के लिए अनुसंधान करें और जो अनुसंधान से अच्छी हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं उनको उत्पादन के लिए वहाँ के निवासियों को दिया जाए और साथ ही उनको ट्रेनिंग भी दी जाए। दोस्तों, मैंने कुछ समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि आली गांव में दिल्ली में स्थित है उसमें रहने का मौका मिला और वहां पर पंचकर्मा पद्धति को देखा तो वहां मैंने देखा कि पंचकर्मा करवाने के लिए कई लड़के और लड़कियों को नौकरी मिली हुई है जो कि एकदम प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन वो वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पंचकर्मा से के साथ ही कई अन्य क्रियाएं होती हैं जिसमें आयुर्वेद में शिरोधारा है, पोटली है, जैसे कि रेत और सेंधा नमक और अश्वगंधा, त्रिफला चूर्ण आदि दवाइयों से भी पोटली बना करके सेक की जाती है। साथ ही एक पत्रपिंड स्वेदन की पोटली होती है, उससे भी सिकाई करके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या कमर का दर्द, अन्य मांसपेशियों के दर्द का उपचार किया जाता है। ये पत्रपिंड पोटली क्या होती है और किन किन पेड़ पौधों के पत्तियों से बनाई जाती है उसके बारे में मैं विस्तार में चर्चा करूँगा। दोस्तों, आज मैं घुटनों के दर्द या कमर दर्द या गठिया का दर्द या लकवे का दर्द, इन सब दर्दों के निवारण के लिए आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध प्रक्रिया जिसको कि पत्रपिंड स्वेदा या पत्रपिंड स्वेदन शॉर्ट में पीपीएस कहा जाता है। पत्रपिंड स्वेदा का शाब्दिक अर्थ है पत्र, मतलब पत्तियों को इकट्ठा करके इसका पिंड बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है और उसकी सिकाई की जाती है जिससे कि मनुष्य के पूरे शरीर का स्वेदन होता है। स्वेदन का मतलब कि सफाई, आम भाषा में इसको मनुष्य के शरीर की गंदगियों की सफाई के लिए विभिन्न पेड़ पौधों की पत्तियों से बनाया गया मिश्रण, इसका गोला बना करके सिकाई की जाती है और उससे मनुष्य के शरीर की सफाई होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कौन कौन से पेड़ और पौधों के का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में मैं अलग अलग पेड़ों का संक्षिप्त विवरण दूंगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे सिकाई की जाएगी, इसके क्या लाभ होंगे और इन अलग अलग पेड़ की पत्तियों की क्या गुण और क्या दोष हैं के बारे में भी जिक्र करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि यदि किसी को विटामिन डी की कमी होती है कि उसके कारण घुटनों में दर्द होता है और ये आयुर्वेद या एलोपैथ भी जगह चिकित्सक विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सूरज की धूप में आधा एक घंटा बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि मनुष्य की त्वचा धूप से स्वतः ही विटामिन डी बना लेती है। इसी तरह से मनुष्य के शरीर में वात, पित्त या कफ दोष होते हैं, उनको दूर करने के लिए कई प्रकार के पंचकर्मा पद्धति को अपनाया जाता है। आयुर्वेद की पंचकर्मा पद्धति में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के बारे में मैं बाद में कभी जिक्र करूंगा किसी अलग से वीडियो में। पंचकर्म क्रिया को करने से पूर्व आयुर्वेद में यह कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर को पंचकर्म की क्रियाओं का फायदा तभी मिलेगा जब उस शरीर को उसके लिए तैयार किया जाएगा। शरीर को तैयार करने के लिए कई क्रियाएं हैं, उनमें से पोटली की क्रिया भी एक काफ़ी लाभदायक है जिसमें कई प्रकार की पोटलियां बनाई जाती हैं। एक पोटली जो कि दवाइयों की होती है, त्रिफला चूर्ण की भी पोटली से सिकाई की जाए तो उससे दर्द निवारण होता है। कई बारी बालू
के साथ सेंधा नमक मिला करके सिकाई की जाती है तो उससे भी दर्द कम होता है। तीसरी जो पोटली है वो पत्रपिंड की पोटली कहलाती है। उससे कई पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा करके उनकी सरसों के तेल या तिल के तेल या अरंडी के तेल में एक सब्जी जैसे बनाई जाती है और उस सब्जी को बनाने के बाद उसको खद्दर या कॉटन की कपड़े पे एक पोटली में रख करके उसको गरम तेल के साथ डुबो करके मरीज के शरीर पर धीरे धीरे सिकाई की जाती है। घुटनों के दर्द के लिए बहुत कारगर है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है और पैरालिसिस के केस में, लकवे के केस में यदि जो प्रभावित भाग है उस पे इस पोटली से सिकाई की जाए तो मनुष्य के शरीर की जकड़न काफ़ी कम हो जाती है, मांसपेशियां काफ़ी स्वस्थ हो जाती है और उसमें रक्त संचार तेजी से होता है, जिसके कारण वो बहुत सही रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। जो मांसपेशियां लकवे के कारण निर्जीव हो गई थी उनमें भी जीवन का संचार होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती हैं। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से जानने के लिए दोस्तों मैं पहले अलग अलग पेड़ों की पत्तियों से आपका परिचय कराऊंगा, फिर उसको बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी पूर्ण विवरण आपके समक्ष रखूं। दोस्तों यह आंकड़ा या अर्क का पत्ता है जो कि बड़ की तरह होता है और इसको तोड़ने से दूध निकलता है। मार्च अप्रैल मई में उत्तर भारत में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे में सफ़ेद या बैंगनी रंग के फूल निकलते हैं। इसमें गर्म तासीर होती है और यह दर्द निवारक दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पौधा अरंड या अरंडी का है जो कि मार्च अप्रैल मई में उत्तर भारत में प्रचुर मात्रा में जंगलों में पाया जाता है या सड़क के किनारे मिलता है। इसके चौड़े पत्ते होते हैं पपीते जैसे और इसमें जो गोल गोल फल निकलते हैं वो कांटेदार होते हैं। इन फलों में जो बीज निकलते हैं उनसे तेल निकलता है जिसको अरंडी का तेल मालिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और त्वचा की मालिश की जाए तो त्वचा के रोग को दूर करने में बहुत कारगर है। साथ ही यह दर्द निवारक होता है। जहाँ कहीं भी जोड़ों में दर्द, कहीं पर भी दर्द होता है तो इसको तेल को लगाने या पीने से दर्द कम होता है। पेट साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह हरसिंगार या पारिजात का पेड़ है जिसमें पान की तरह पत्तियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ आती हैं और साथ में सफ़ेद फूल होते हैं। यह भी एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके पिया जाए तो जोड़ों का दर्द कम होता है और गठिया और लकवे के मरीज के लिए बहुत लाभदायक होता है। पेड़ के पत्तियों को पीस करके घाव वाली जगह पे लगाया जाए तो घाव जल्दी भर जाता है। इस पेड़ की पत्तियों को पत्रपिंड में शामिल करने से यह दर्द निवारक का काम करता है। दोस्तों यह धतूरे का पौधा है। यह उत्तर भारत में मार्च अप्रैल मई में काफ़ी प्रचुर मात्रा में जंगलों या सड़क के किनारे पाया जाता है। इसके चौड़े पत्ते होते हैं, थोड़ा नुकीले होते हैं और यह काफ़ी गर्म तासीर का होता है। इस पौधे में जो फल आते हैं वो भी बड़े और कांटेदार होते हैं जिन्हें शिवरात्रि के दिन शिवलिंग में भी चढ़ाया जाता है। यह काफ़ी गर्म तासीर होने के साथ साथ एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं और इसे दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द कम होता है और साथ ही यदि इसको इस पत्रपिंड प्रक्रिया में शामिल किया जाए तो इसका काफ़ी लाभदायक माना जाता है। यह पौधा निर्गुंडी का है जो कि मार्च अप्रैल में उत्तर भारत में जंगलों में या सड़क के किनारे बहुत प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। इसके पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और यह भी काफ़ी गर्म तासीर का होता है जिसको कि रक्त संचार के लिए बहुत ही लाभदायक है और इस पौधे को भी हम पत्रपिंड में शामिल करते हैं। इसके पत्ते काफ़ी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और दर्द निवारक होते हैं। का पेड़ है जिससे कि आप परिचित होंगे। यह बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसकी पत्तियां चर्म रोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मानी जाती है। इनकी पत्तियों को उबाल करके काढ़ा बनाया जाए और पिया जाए तो चर्म रोग दूर होते हैं। साथ ही इसको उबाल करके नहाने वाले पानी में मिलाया जाए तो इसके पानी से नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। चर्म रोग को दूर करने के अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह गठिया, लकवा
या अन्य कई किस्म के जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए भी काम आता है। इसको भी पत्रपिंड में शामिल किया जाता है ताकि यह चर्म रोग या गठिया अन्य किस्म के रोग से होने वाले जोड़ों के दर्द को भी दूर करने में सहायक होता है। यह एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है। यह कनेर का पेड़ है जिसकी लंबी पत्तियां होती हैं और पीले फूल आते हैं। इसकी पत्तियां गर्म तासीर की होती हैं और इसको पीस करके यदि घाव पर लगाया जाए तो एंटीसेप्टिक का काम करता है। साथ भी सफ़ेद किस्म का दूध आता है यदि पेड़ की पत्तियां तोड़ी जाएं। इनकी गर्म तासीर होने की वजह से यह बहुत ही फायदेमंद है जिसको पत्रपिंड में शामिल किया जाता है। ये सभी पौधे उत्तर भारत में मार्च अप्रैल और उधर सितंबर अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसी दौरान आयुर्वेदिक पद्धति से पत्रपिंड बनाया जाए और उनसे वात रोग या पित्त रोग के मरीजों को सही ढंग से सेका जाए तो उसका अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि यह प्रक्रिया साल के किसी भी महीने में की जा सकती है, वो रोगी विशेष के लिए लाभदायक होगी, लेकिन यदि कोई निरोग व्यक्ति भी क्रिया को अपनाता है तो उसको भी लाभ होगा, उसके घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा। और यदि किसी का घुटनों का दर्द है तो उसका अधिकतम लाभ इसी दौरान पत्रपिंड शोधन करने से लाभ प्राप्त होगा। इन सभी पत्तों को धूल मिट्टी रहती है तो इसमें धो करके 2-3 बारी धो करके ही और थोड़ा सा पानी हटा करके ही इस्तेमाल किया जाना। इन सभी पत्तों को मिला करके एक बड़े बर्तन में रख करके बारीक काटा जाता है सब्जी की तरह, ताकि ये जब इनकी सब्जी बनाई जाए तो ये आसानी से पक जाए और ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत न पड़े और उसका सारा अर्क उस पत्रपिंड में शामिल हो जाए। यह प्रक्रिया जो पत्ते हैं उनको छोटे छोटे 2 इंच 1 इंच के पीस के बराबर बनाना ज़रूरी है ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाए। इसमें अरंडी के दाने हों तो उन दानों को अलग से कूट करके या जो सख्त जितने भी चीज़ें हैं या कोई पत्तों के साथ टहनियाँ रह जाती हैं उन टहनियों को हटाना चाहिए ताकि जो पिंड बने उसमें केवल मुलायम पत्तियां का ही मिश्रण रहे और मरीज को जब मालिश की जाए तो उसको कोई सख्त चीज़, सख्त पत्ता या कोई सख्त टहनी या दाना कोई चुभे ना। तो इस पत्रपिंड में इन पत्तियों के अलावा कुछ और भी मिलाए जाते हैं जिनमें से लहसुन एक प्रमुख वस्तु है। लहसुन एक प्रमुख है। लहसुन के 3-4 गांठ ले करके उसको इमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट करके इस पत्रपिंड के मिश्रण में मिलाया जाता है ताकि जब इसकी सब्जी बनाई जाए तो उसमें पूरी तरह से मिश्रित हो जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि लहसुन के कई विशेषताएं होती हैं। लहसुन एक एंटीसेप्टिक का भी, एंटीबायोटिक का भी काम करता है और दर्द निवारक होता है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि अरंडी के जो बीज होते हैं या दाने होते हैं वो नुकीले और सख्त होते हैं तो उनको साबुत दाने नहीं डालते, उनको हम इमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट लेंगे। कूट करके उसका रस का भी जो लाभ है वो मरीज को मिलेगा क्योंकि उसको पत्रपिंड में शामिल करने से उसकी एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी उस पत्रपिंड के मिश्रण में शामिल हो जाएंगी और साथ ही वो मरीज को मालिश करते वक्त चुभेंगे नहीं। यह प्रक्रिया पत्रपिंड के दोस्तों, जब हमारे पास सारी सामग्री तैयार हो जाती है तो हम एक बड़ी से कढ़ाई लेकर के और उसमें तिल का तेल, अरंडी का तेल या सरसों का तेल डाल करके उसमें ये सब्जी जितने भी काटी हुई है उसको डाल देंगे और उसके साथ साथ उसमें नारियल की गिरी जो कि गरम तासीर होती है इसके अलावा हल्दी, सेंधा नमक इत्यादि डालेंगे। नारियल की गिरी, जैसे आपने देखा होगा कि नारियल का तेल और गिरी उसकी गर्म तासीर होती है और इसको जब
गरम लड्डू बनाए जाते हैं तो उसमें भी नारियल की गिरी को शामिल किया जाता है। काफ़ी गर्म होता है। तीसरी आइटम है सूंठ। सूंठ जो अदरक की सूंठ होती है उसको मिलाया जाता है या अदरक भी डाला जा सकता है। चौथी आइटम उसमें सेंधा नमक होता है जो कि काफ़ी गर्म होता है और सेंधा नमक लोग गर्म पानी की सेकाई में भी इस्तेमाल करते हैं और जब कभी चोट लगती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसमें हल्दी भी मिलाई जाती है, लगभग 50 ग्राम हल्दी मिला करके, क्योंकि हल्दी में भी एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि दर्द को दूर करती हैं। उसके बाद नींबू भी डाले जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये सब्ज़ी बन जाती है और इसको यदि कोई भी डंठल या कोई कांटेदार कोई भी हो तो उसको छांट दिया जाता है और ये नींबू के टुकड़े को के हिस्से बन जाएंगे, पत्रपिंड के हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जो मोटे मोटे कोई डंठल हैं तो उनको हटा दिया जाता है और फिर उसके बाद ठंडा करके पोटली में डाल दिया जाता है। जैसे इस पोटली को बांध करके रख देंगे, जिस समय हम लोगों को उस पोटली को इस्तेमाल करना होगा उस टाइम तेल गरम करके और गरम तेल में इस पोटली को डुबोना पड़ेगा। डुबो करके फिर पोटली को इस्तेमाल करना होगा। गरम तेल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बदन में कोई जलने की संभावना हो। जब कभी हम इस पोटली को इस्तेमाल करते हैं तो उस समय तिल का तेल, अरंडी का तेल या अन्य कोई औषधीय तेल मिला करके उसको गर्म किया जाता है और ठीक ठाक गर्म करके उसको पोटली को उसमें डुबो करके उसकी सेकाई की जाती है। आपको जैसे मालूम है कि कई औषधीय तेल केरला की कई कंपनियां बनाती हैं जिसको कि तिल के तेल में औषधि मिला करके बनाया जाता है। उस तेलों को गर्म करके पोटली को डुबोया जाता है। पोटली को एक बारी इस्तेमाल करने से पहले हाथ से जो है वो चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा गर्म पोटली होने की वजह से बदन जल जाए। तो उस पोटली को ले करके ऐसे सिकाई करनी चाहिए। जो भी दर्द वाला हिस्सा है, खास तौर पर घुटनों का दर्द की प्रॉब्लम आज की डेट में सबसे ज़्यादा है, तो घुटनों की सिकाई को लगातार करना चाहिए। और सिकाई करने का तरीका यही है कि पोटली को ऊपर से नीचे की तरफ उस पर बदन पे लगाना और फिर को जगह बदलते रहिए ताकि ज़्यादा गर्म भी है तेल तो वो उस हिस्से को जलाए नहीं। इससे मसल्स पर जब सेक लगेगी तो उसमें रक्त संचार बढ़ेगा और धीरे धीरे मसल्स पे जान आनी शुरू हो जाएगी और वो काम करना शुरू कर देंगी। गठिया हो, गॉइट्स हो या पैरालिसिस हो, तो इन सभी बीमारियों से आदमी की मांसपेशियां या तो ख़त्म हो जाती हैं या सूख जाती हैं। तो उनको फिर से लचीला बनाने के लिए यह प्रक्रिया बहुत ही लाभदायक है और ये मसल्स और हड्डियों के बीच में जो जोड़ ख़त्म हो जाते हैं वो फिर से जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पत्रपिंड छेदन की ये प्रक्रिया बहुत ही कारगर है। अगर कोई व्यक्ति इसे साल में 2 बार, जैसे अप्रैल मई में या उधर सितंबर अक्टूबर में समयबद्ध तरीके से रोज़ इन पोटली से मालिश करे या सेक करे तो निश्चित रूप से उसे गठिया, लकवा, घुटनों का दर्द या अन्य कहीं भी किसी भी जोड़ में जो दर्द है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो सकता है, ठीक हो सकता है और उसे कोई भी एलोपैथ के पेन किलर या कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में हमेशा प्रयास रहता है कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करना और यह प्रक्रिया मनुष्य के शरीर की गंदगियों को ख़त्म करने के लिए ही अपनाई जाती है। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा और यदि कोई भी व्यक्ति घुटनों के दर्द या अन्य कई प्रकार के दर्द से पीड़ित है तो वो ये अवश्य अपनाएं। कई बार कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जिन पत्तों का हमने जिक्र किया वही इस्तेमाल किए जाएं। उसके अलावा भी
जो गर्म तासीर वाले अन्य पत्ते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सहजन के पत्ते हैं, महुआ के पत्ते हैं और कई किस्म के पत्ते हैं जिनको कि इस पिंड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जो कि घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं और जिन्हें आयुर्वेद द्वारा अपना उपचार करना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया को अवश्य अपनाएं। साथ ही किसी वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि बीमारी का पूर्णतः निदान हो सके। इस प्रक्रिया को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। एक बार आपको आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर से इसको सही ढंग से समझना पड़ेगा। दोस्तों, यह चैनल मेरा केवल आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा से संबंधित है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि भविष्य में जो नए वीडियो मैं जारी करूं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद,